तो ये कहानी शुरू होती है महाभारत से, जहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा होता। अश्वत्थामा पांडवों के वंश को पूरी तरह से समाप्त करने की चाह में उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र दागने के लिए उसके आह्वान कर रहे थे। वो ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर भेज देते हैं, जिससे पूरे आकाश में गंगोर बिजली और बादल गरजने लगते हैं। ये देखते हुए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने महल से बाहर निकलती है और एक ही पल में वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जाकर टकरा जाता है। अश्वत्थामा के इस पाप के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद, श्री कृष्ण रणभूमि में अश्वत्थामा से मिलने के लिए जाते हैं। अश्वत्थामा श्री कृष्ण पर वार कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे कि कृष्ण ने उनके पिता द्रोणाचार्य को बचाया नहीं। इसके बाद अश्वत्थामा श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसके पाप के लिए वो अपना सुदर्शन चक्र निकालें और उसको मार दें। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु दंड नहीं, अश्वत्थामा मुक्ति है। और फिर वो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम समय के अंत तक, यानी कलयुग तक, इसी पृथ्वी पर रहोगे, तुम्हें मृत्यु भी नसीब नहीं होगी। अश्वत्थामा कहते हैं कि क्या उन्हें कभी पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। तब कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते थे ना, पर अब तुम ही मुझे एक दिन बचाने आओगे। कलयुग शुरू होने वाला है और काली जरूर आएगा। तब मैं इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लूंगा, लेकिन काली मुझे जन्म लेने से रोक दे। वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, इसलिए तुम्हें उस गर्भ की रक्षा करनी होगी जिसमें मैं जन्म लूंगा। ये कहकर वो अश्वत्थामा की मणि उसके सर से निकाल लेते। फिर कहानी 6000 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। जब लगभग कलयुग का अंत आ ही गया था, हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक वाहन में बैठकर इस दुनिया के आखिरी शहर काशी जा रहे होते हैं। इस वाहन में बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है राया, और एक बुढ़ा इंसान होता है जिसका नाम होता है रूमी। रूमी काशी के लिए इसलिए आया था क्योंकि उसने आसमान में एक नक्षत्र देखा था, यानी एक तारा देखा था, जो एक आखिरी बार 6000 साल पहले दिखाई दिया था। और तारे का मतलब यह था कि भगवान यानी विष्णु जी का 10वां अवतार जन्म लेने वाला है। रूमी संभाला का ही होता है। रूमी जैसे ही और भी लोग काशी में होते हैं। ये सब लोग खुद को रेबल्स बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और सुप्रीम यास्किन के खिलाफ होते हैं। ये रेबल्स काशी के नीचे सीक्रेट टनल्स बना के रहते हैं और इसी में इनकी एक्टिविटीज़ करते हैं। रूमी इसी टनल में जाता है क्योंकि वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, दिव्या, जिसको मृणाल ठाकुर ने प्ले किया है। रोमी को चेक करना था कि कहीं मृणाल के गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान तो नहीं। और चेक करने के लिए वो उसकी जेब में से एक कवच निकालते हैं जिसमें एक मणि होती है। वो कहते हैं कि जब भी वो मणि किसी गर्भ के पास ले जाएं और अगर ये मणि जलने लगे तो समझ लेना कि उस गर्भ में भगवान है। जैसे ही रोमी उस मणि को मृणाल के गर्भ के पास लाता है, वो मणि जलती नहीं है, जिसका मतलब मृणाल वो लड़की नहीं है जिसके घर में भगवान जन्म लेंगे। तभी वहाँ पर कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स आकर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से रोमी से वो मणि गिर जाती है और वो उस बच्चे राया के पास चली जाती है। राया वो मणि को उठा लेता है और वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। बाकी रेबल्स और राया तो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन वो गार्ड्स रोमी और मृणाल को पकड़कर कॉम्प्लेक्स ले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स के कमांडर मनस मृणाल को देखकर कहते हैं कि ये फर्टाइल लड़की अब तक थी कहाँ, ये कॉम्प्लेक्स से बची कैसे। और वो फिर गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि मृणाल को लैब में ले जाएं, लेकिन मृणाल साफ साफ मना कर देती। बहुत फोर्स करने के बाद भी मृणाल लैब में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मनस उसको बेरहमी से वहीं मार देता है। फिर वो रोमी से पूछता है कि वो उसको संभाला की लोकेशन बता दे, लेकिन ऑफ कोर्स वो मना कर देता है, जिसकी वजह से वो रोमी को भी वहीं मार देता है। उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स की लैब्स दिखाई जाती हैं, जहाँ पर दुनिया भर की सारी फर्टाइल लड़कियाँ यहीं की जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं उनको वहाँ पर ले आया जाता है। इन लड़कियों को टेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रेग्नेट किया जाता है और फिर हर महीने उन्हें एक चैम्बर में डाला जाता है, जहाँ पर उसके गर्भ से मशीन्स के थ्रू एक सीरम निकाला जाता है। लेकिन इस सीरम एक्सट्रैक्शन में अब तक कोई भी लड़की 91 डेज से ज़्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पाई थी, जिसकी वजह से सीरम अच्छी तरह से बन नहीं पा रहा था। और सुप्रीम यास्कीन चाहते थे कि सीरम कम से कम 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़की का हो। तो जब जब उन लड़कियों के गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता था तो वो लड़कियां मर जाती थी, और उन्हें उस मशीन में ही एक सिस्टम फिट किया हुआ था कि जैसे ही लड़की मर जाए तो वो सीधा वहीं से पाइप के थ्रू आग के कुएं में गिर जाए और भस्म हो जाए। अब तक का जो बेस्ट सीरम बन पाया था वो 91 डेज वाला था, और कमांडर मनस को ये बात सुप्रीम यास्किन को बतानी थी और साथ में वो सीरम की बोतल भी ले जाना था। कमांडर मनस उस लैब के डॉक्टर से कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा। तो वो डॉक्टर मनस को एक सुझाव देते हैं कि वो उसको सुप्रीम यास्किन के पास ले जाए, जिससे कि उसमें पता चल जाए कि यास्किन को एग्जैक्टली चाहिए क्या, और शायद तब वो जाकर एक अच्छा सीरम बना सके। कमांडर मनस डॉक्टर को सुप्रीम यास्किन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो डॉक्टर और काउंसलर बनी के साथ सुप्रीम यास्किन के पास जाता है। सुप्रीम यास्किन
बहुत ही बुरी कंडीशन में जी रहा था। उसके शरीर से वायर्स अटैच्ड हुई होती हैं जो कि उसे जिंदा रखती हैं, और इसी बुरी हालत से निकलने के लिए उसने प्रोजेक्ट का नाम सीरम एक्सट्रैक्शन चालू करवाया था। यास्किन जब वो 91 डेज वाला सीरम मांगता है तो डॉक्टर चालाकी से उस सीरम की बोतल चेंज कर देता है और उसकी जगह यास्किन कुछ और दे देता है, जिसकी वजह से यास्किन स्ट्रगल करने लगता है और पानी में गिर जाता है। लेकिन फिर वो वापस पानी से बाहर निकलता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद किसी ने उसको मारने की कोशिश की है, जिसके बाद वो हाथ से डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। यानी यास्किन उससे पूछता है कि वो क्यों उसको मारना चाहता है। डॉक्टर जवाब देता है कि अच्छाइयत के लिए। और ये सुनते ही यास्किन उसकी आंखों से एक आंसू निकालता है और डॉक्टर के मुंह में डाल देता है, जिससे वो डॉक्टर मर जाता है। सुप्रीम यास्किन फिर से कमांडर मनस और काउंसलर बनी को इंस्ट्रक्शन देता है कि कम से कम 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़की का सीरम लेके आओ, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स उन बाकी के रेबल्स का पीछा कर रहे होते हैं जो कि उन टनल से बचकर निकले थे। उनमें से एक के ऊपर 5000 यूनिट्स की बाउंड्री लगा दी जाती है उससे, जिससे बैरवा पकड़ लेता है। लेकिन वो उसे कॉम्प्लेक्स वालों को नहीं देता क्योंकि वो बैरवा को बहुत पसंद करता था, उसने अपना हीरो मानता था। राया जो कि वहाँ से बच के भागा था, काशी से दूर एक मंदिर में पहुँच जाता है और वहीं पर पट्टियों में लिपटे विशालकाय अश्वत्थामा को देखता है। तभी वहाँ पर कॉम्प्लेक्स का एक रोबोट गार्ड पहुंच जाता है और राया पर वो हमला करने ही वाला होता है कि अश्वत्थामा उस रोबोट को अपनी लाठी से तोड़ देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी लड़कियां पर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। उन्हीं में से होती है दीपिका पादुकोण, जिसका नाम होता है सुमति। वो भी सीरम एक्सट्रैक्शन प्रोग्राम में होती है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाना चाहती थी। ये बात वो वहाँ पर एक लड़की को बताती है, उस पर विश्वास करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। मगर वहाँ पर एक गार्ड को पता चल जाता है कि सुमति 5 महीनों से प्रेग्नेंट है। 5 महीने यानी कि 150 दिन, जिसका मतलब ये हुआ कि दीपिका के गर्भ में जो सीरम बनेगा वो सुप्रीम यास्किन के लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम यास्किन ने तो सिर्फ 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़की का सीरम नहीं मांगा था, यहाँ तो 150 दिन वाली का मिल रहा है। वो गार्ड सुमति को पकड़कर कमांडर मनस को दे देता है और फिर सुमति को चैम्बर में डाल दिया जाता है सीरम एक्सट्रैक्शन के लिए। जैसे ही सीरम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू होता है, पूरी दुनिया में हलचल होने लग जाती है। अश्वत्थामा को भी कुछ एहसास होने लगता है और वो देखते हैं कि राया ने जो अपने कमर पर जो मणि बांध रखी और वो उस मणि को हाथ में लेते हैं तो पता चलता है कि ये वही मणि है जो श्री कृष्ण ने उसके सर से 6000 साल पहले निकाली थी। इसलिए वो उस मणि को अपने सर में लगा लेते हैं। वही कॉम्प्लेक्स में लैब में सारे इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं और सुमति पाइप के थ्रू आग के कुएं में गिर जाती है। लेकिन तभी वो दूसरी लड़की जिसको सुमति ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, वो उस पाइप में आ जाती है और सुमति का हाथ पकड़कर बचा लेती है। वो कहती है कि वो एक रेबल है और वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में इंफॉर्मेशन ही आई थी, लेकिन अब उसका टास्क सुमति को बचाने का है। वो सुमति को टनल्स के थ्रू आगे भेजती है और फिर सुमति अनजाने में लेज़र लाइट्स पर पाँव रख देती है और उन लेज़र लाइट्स ट्रिगर होते ही टनल्स में आग की स्प्रे निकलने लगती है। अब पीछे से उसको गार्ड्स पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, इसलिए उसके पास कोई भी चारा नहीं होता। आग में जाने के अलावा आँख बंद करके वो आग के बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उसके कपड़े पूरी तरह से जल जाते हैं, लेकिन वो सेफली टनल के दूसरे एंड पर पहुंच जाती है और बेहोश हो जाती है। वहाँ पर उसको 2 लोग उठाते हैं और उनके ट्रक में ले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये प्रेग्नेंट लड़की कुछ तो स्पेशल है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो उसको कॉम्प्लेक्स के थ्रू सेफली संभाला लेकर जाएंगे। जब सुमति को होश आता है तो वो खुद को उस ट्रक में पाती है। ट्रक में उसके प्रोटेक्शन के लिए एक लड़का और एक लड़की होते हैं, जिसमें से लड़की का नाम होता है कायरा। कायरा ही होती है जो कि सुमति को उसका नाम देती है और वो सब लोग चैन से हंसते खेलते हुए संभाला जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सुमति के ऊपर कॉम्प्लेक्स वालों ने 1 मिलियन यूनिट की बाउंड्री लगा रखी है, जिसका मतलब ये था कि सारे बाउंड्री हंटर्स सुमति को लेने के लिए ज़रूर आएंगे। होता भी ऐसा ही है। बाउंड्री हंटर्स और कॉम्प्लेक्स गार्ड्स उस ट्रक पर हमला कर देते हैं। कायरा उसके वेपन्स का यूज़ करती है और कुछ गार्ड्स को मार भी देती है, लेकिन आखिर में वो खुद शहीद हो जाती है। उसका ट्रक भी तोड़ फोड़ की वजह से खराब हो जाता है और सारे गार्ड्स उसको घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं, 8 फुट लंबे और भयंकर शक्तिशाली, सभी को मार गिराते हैं। लेकिन 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंड्री सुनकर भैरवा कैसे रुकने वाला था, इसलिए वो भी बुज्जी को लेकर उस ट्रक के पीछे आ जाता है। उसे भी अश्वत्थामा की मार झेलनी पड़ती है। अश्वत्थामा गुस्से में बुज्जी को भी तोड़ देते हैं। भैरवा बहुत बुरी तरह से हार जाता है। फिर अश्वत्थामा भी उस ट्रक में सुमति के साथ बैठ जाता है और वो भी संभाला चलने लग जाता है। संभाला में सुमति का सभी लोग बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। सुमति के आते ही वहाँ पर बारिश होने लगती है, जो कि सदियों के बाद हुई थी, इसलिए सब लोग उसको माँ बुलाने लगते हैं। राया अश्वत्थामा से कहता है कि अब उसे एक मॉडर्न वेपन ले लेना चाहिए, अपनी लाठी फेंक देनी चाहिए। अश्वत्थामा कहते हैं कि कोई आम लाठी नहीं, बल्कि ये कभी लाठी थी ही नहीं, ये उनके मित्र कर्ण का धनुष है, जिसकी शक्तियाँ तभी एक्टिवेट होती हैं जब
करण इसे हाथ लगाते हैं। दूसरी तरफ भैरवा पूरी तरह से डिमोटिवेटेड हो चुका था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वो पहली बार हारा था और बुज्जी भी डिस्ट्रॉय हुई थी। लेकिन वो रेबल जो भैरवा की कैद में था, वो भैरवा से कहता है कि तुम हीरो हो भैरवा, तुम क्यों ना रेबल्स के साथ मिल जाओ और सुप्रीम यास्किन के खिलाफ लड़ो। और वो उसे भी कहता है कि अगर वो रेबल्स के साथ शामिल होगा तो वो उसे संभाला लेकर भी जाएगा। वो रेबल ये नहीं जानते थे कि जो बॉन्टी भैरवा ने हारी है वो संभाला में ही है। इसलिए भैरवा सोचता है कि ठीक है, इसे बेवकूफ़ बनाकर और इसकी मदद लेकर संभाला तक पहुंचा जा सकता है, जहां वो अश्वत्थामा से बदला भी ले लेगा और सुमति को भी उठा लेगा। अब उसके जीवन में फिर से मोटिवेशन आ गया था और वो अपनी सारी यूनिट्स बेचकर बुज्जी पर लगा देता है और उसको बहुत ज़्यादा हाईली अपग्रेड करवा लेता है। फिर अगले दिन वो रेबल के साथ बुज्जी में बैठकर संभाला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले तो रेबल को बेहोश कर देता है, उसके बाद अश्वत्थामा के सामने जाता है, लेकिन भैरवा बन के नहीं, खुद अश्वत्थामा बन के। उसने उसके डुप्लीकेट टेक को यूज़ करके अश्वत्थामा का भेस ले लिया था। लेकिन बस भेस लेने का मतलब ये नहीं कि वो अश्वत्थामा जितना शक्तिशाली भी हो गया। अश्वत्थामा एक बार फिर से उसको आसानी से हरा देते हैं और भैरवा अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। तभी बुज्जी अश्वत्थामा पर मिसाइल से अटैक करती है, लेकिन अश्वत्थामा उस मिसाइल को पकड़कर बुज्जी पर ही फेंक देता है, जिसके बाद भैरवा बुज्जी में बैठता है और रोबोट में तब्दील हो जाता है। इसी बीच क्योंकि एक बाउंटी हंटर ने उस ट्रक पर एक ट्रैकर लगा दिया था, तो उस ट्रैकर को ट्रैक करके कमांडर मनस अपनी फौज लेकर संभावला पर अटैक कर देता है। सुमति को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो बाहर ना निकले, लेकिन वो दूसरों की मदद करने के लिए बाहर निकल आती है और एक धक्का लगने की वजह से वो ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। अश्वत्थामा उसे पकड़ लेता है, लेकिन उनका हाथ फिसल जाता है और सुमति का हाथ छूट जाता है। सबको लगता है कि शायद अब सुमति बचेगी नहीं, लेकिन तभी भैरवा उसको बचाने के लिए छलांग लगा देता है। वो सुमति का हाथ पकड़ लेता है और उसको पकड़ लेता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दोनों को ऊपर खींच लेता है और भैरवा को जोर से पंच मारता है, जिससे भैरवा बेहोश हो जाता है। फिर कमांडर मनस अश्वत्थामा को बहुत ही स्ट्रांग जाल में जकड़ लेता है और अश्वत्थामा मूव नहीं कर पा रहे होते। सुमति को पकड़ता है और उसकी शिप पर ले जाता है। तभी जहाँ पर भैरवा गिरा पड़ा था उस पर उसके पास अश्वत्थामा की वो लाठी भी पड़ी हुई थी, जो कि एक्चुअल में करण का धनुष था। उस धनुष पर एक पत्ता गिरता है, जिसकी वजह से वो धनुष भैरवा के हाथ में आ जाता है। जैसे अश्वत्थामा ने कहा था कि इस धनुष की शक्तियाँ तभी एक्टिवेट होंगी जब खुद करण इसको हाथ पकड़ेंगे, तो वैसे ही होता है। भैरवा की छूने से धनुष में शक्ति आ जाती है और भैरवा भी होश में आ जाता है। ये देखते हुए अश्वत्थामा शॉक हो जाते हैं। फिर भैरवा उस धनुष को कमांडर मनस की छाती में घुसेड़ देता है और उसे मार देता है और सुमति को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो सुमति को बचाता है तो वो एकदम से भौचक्का हो जाता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, और उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि वो सुमति को पकड़ने के लिए वहाँ पर आया था। इसलिए वो सुमति को बुज्जी में डाल देता है और वहाँ से बुज्जी को उठाकर ले जाता है। राया अश्वत्थामा से पूछता है ये कौन है। तब अश्वत्थामा फ्लैशबैक सीन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अर्जुन अश्वत्थामा से लड़ाई कर रहे होते। अर्जुन अश्वत्थामा पर एक ऐसा बाण चलाते हैं जो कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए पीछे से करण आते हैं, जो कि अर्जुन के तीर का जवाब देते हैं। करण अर्जुन के तीर को निष्कासित करते हैं, लेकिन वो एक और बाण चलाते हैं, जिससे अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे खिसक जाता है। ये देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शत्रु बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, इसने उस रथ को पीछे किया है जो कि अग्निदेव ने प्रदान किया है। इसके बाद ही हमें सीधा कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कली को दिखाया जाता है। अब आपको याद हो तो जिस टाइम पर सुमति का एक्सट्रैक्शन चल रहा था, उस टाइम पर मशीन के बंद होने तक वहाँ पर एक बूंद सीरम को निकाल लिया गया था। इसलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उसी एक बूंद सीरम को सीधा काली के हाथ में दिया जाता है और वैसे ही सीरम की उस एक बूंद को वो अपनी बॉडी में डाल लेता है। और जैसे ही वो एक बूंद सीरम काली की बॉडी में जाती है, वैसे ही आप देखते हैं कि कली की दुबली पतली कमज़ोर सी बॉडी अब बहुत ही पावरफुल मस्कुलर हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और उसके बाद कली ये डिसाइड करता है कि अब उसे बाकी का पूरा सीरम चाहिए और इसके लिए वो खुद ही सुमति को ढूंढेगा और उसके अंदर से सारा सीरम ले लेगा। और जब ऐसा होगा तब काली इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि तब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। हालांकि दोस्तों यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है और इसलिए जब इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आएगा तभी हमें ये पता लगेगा कि इसकी आगे स्टोरी में क्या हुआ। लेकिन हाँ दोस्तों, तब तक के लिए इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। सो दोस्तों, यही थी कल की मूवी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखते रहिए फ्लाइट फ्लिक्स। तब तक के लिए गुड बाय।